देश को हमला मंजूर नहीं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़ मंजूर नहीं और भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से समझौता मंजूर नहीं। ये चार पहलू आपके बीच में लेकर हम उपस्थित हैं। व्यापार समझौते आर्थिक तरक्की का रास्ता हैं। व्यापार समझौतों का आधार ही बराबरी की शर्तों पर परस्पर लोकहित है दो देशों का। व्यापार समझौते देश की संप्रभुता को त्याग कर गुलामी का रास्ता कदापि नहीं हो सकते। व्यापार समझौतों की आड़ में देशहित और लोकहित दोनों की बलि नहीं दी जा सकती। अंग्रेज से भी हम इसी वजह से लड़े थे। करोड़ जनमानस व्यापार समझौते की आड़ में देशहित और लोकहित की बलि कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका भारत व्यापार समझौते में मोदी सरकार ने किसानों व खेत खलिहान के हितों की बलि दे डाली। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से सरेआम खिलवाड़ किया। भारत की डिजिटल स्वायत्तता व डेटा प्रिवेसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय हितों की रक्षा में मजबूती से खड़े होने की बजाय एक मजबूर सरकार ने भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर समझौता कर लिया। लोग पूछ रहे हैं, मजबूत सरकार या मजबूर सरकार, आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका निर्भर भारत? यह सवाल लोग पूछ रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा भारतीय हितों की तिलांजलि देने के कुछ पहलू लेकर हम आपके बीच में हैं और मैं केवल तीन पक्षों की आपसे चर्चा करूंगा। खेती, ऊर्जा सुरक्षा और ओवरऑल जो व्यापार की शर्त है। खेत खलिहान और किसान से विश्वासघात। भारत के कृषि बाजार में अमेरिका के खेती और खाद्य उत्पादों का निःशुल्क आयात किसानों की रोजी रोटी पर सीधे हमला है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत 6 फरवरी 2026 के फ्रेमवर्क इंटरिम एग्रीमेंट में पहले बिंदु में ही यह सहमति जताई है कि भारत बगैर किसी इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क के अमेरिका के खाद्य और कृषि उत्पाद के लिए अपना बाजार खोल देगा। अब इसके इंपैक्ट्स क्या है, मैं एक एक करके आपको वो बताऊंगा। सबसे पहला शब्द जो वहां लिखा है वो लिखा है ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन, DDG। वो भारत में आयात होगा। यह असल में क्या है? प्रोसेस्ड मक्का है। ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन प्रोसेस्ड मक्का है। भारत में आज 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा होता है। यह कहां पैदा होगा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, कुछ पोर्शंस ऑफ हरियाणा और पंजाब, यानी लगभग आधे से अधिक भारत में। तो इसके विपरीत भारत में 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन सालाना मक्का हम पैदा करते हैं। हम अपनी जरूरत का सारा मक्का पैदा करते हैं। अमेरिका 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा करता है। हम 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन, वो 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन। स्वाभाविक है उन्हें अपना मक्का बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए। सवाल बड़ा सीधा है, अगर अमेरिका ड्यूटी फ्री यानी शुल्क रहित मक्का हिंदुस्तान के बाजार में बेचेगा तो आधे भारत का किसान क्या करेगा? उसका क्या हाल हश्र होगा? व्यापार समझौते के पहले बिंदु में दूसरा शब्द लिखा हुआ है लाल ज्वार का आयात। ज्वार अक्सर लाल ही है हमारे, तो उस पूरे क्षेत्र में पीला या काला नहीं होता, शायद उनको समझ नहीं है, ज्वार ही बोलते हैं हम उसे। अमेरिका से ज्वार का आयात खोलने बारे सहमति।
भारत का ज्वार उत्पादन इस साल 52 लाख मीट्रिक टन है। 52 लाख मीट्रिक टन ज्वार कहां पैदा होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट इंडिया, सारे भारत के अंदर ज्वार पैदा होगा। थोड़ा थोड़ा ज्वार पैदा इधर भी हो जाएगा। एक पोर्शन में हरियाणा के, राजस्थान के साथ लगते, थोड़ा सा पंजाब में। अमेरिका कितना ज्वार पैदा करता है? इस साल उन्होंने 87 लाख मीट्रिक टन ज्वार पैदा किया, जिसकी वहां खपत नहीं है। तो बाजार किसका चाहिए? भारत का। सवाल यह है कि अगर अमेरिका का ड्यूटी फ्री ज्वार, आयात शुल्क रहित ज्वार भारत में बिकेगा तो भारत का ज्वार कहां जाएगा? हम तो अपनी जरूरत का सारा ज्वार पैदा कर रहे हैं। तीसरा शब्द क्या लिखा है उसमें? सोयाबीन ऑयल, पहले बिंदु में ही लिखा है। उसका आयात भी अमेरिका से भारत में खोल दिया जाएगा। भारत का सालाना सोयाबीन उत्पादन कई गुना बढ़ गया पिछले सालों में। इतना बढ़ गया कि हम बहुत कम आयात करने लगे सोयाबीन। 1 लाख 1.5 लाख टन हुआ पीछे, तो मैंने चेक किया 1,53,000 मीट्रिक टन हुआ। हम पैदा करते हैं 153 लाख मीट्रिक टन, जो 2024-25 में हमने पैदा किया। इस साल 160-65 तक भी पहुंचेगा, पर 153 लाख मीट्रिक टन हमने पैदा किया। पैदा कहां होगा सोयाबीन? सबसे ज्यादा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा थोड़ा सब प्रांतों में भी है। तो फिर कहां है? मध्य भारत, वेस्टर्न इंडिया, थोड़ा सा साउदर्न इंडिया। तो लगभग देश के बीच में उस कोने गुजरात तक चले जाइए तो यह पैदा होगा। अब सवाल यह है कि 12 करोड़ मीट्रिक टन हम पैदा करते हैं, 153 लाख टन। अमेरिका पैदा करता है 12 करोड़ मीट्रिक टन, यानी 1200 लाख मीट्रिक टन। उनको बाजार चाहिए, तो बाजार भारत है। मोदी जी ने कहा आइए यहां बेच दीजिए। अब अगर वहां से सोयाबीन ऑयल आएगा तो तिलहन में हमारी आत्मनिर्भरता का क्या होगा? बिहार का किसान कहां जाए? मध्य प्रदेश जहां सबसे, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आप ग्वालियर से शुरू कर दीजिए और आप विदर्भ के सारे हिस्से तक चले जाइए, केवल और केवल सोयाबीन मिलेगा। मैं ये आपकी जानकारी के लिए, पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार मित्रों के लिए बता रहा हूं। तो देश के बिल्कुल भूभागीय, केंद्रीय भूभागीय भूखंड में केवल सोयाबीन होगा। कहां जाएंगे? क्या करेगा वो किसान? चौथा, जो इसमें लिखा नहीं, इसके अंदर ये शब्द लिखा नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, पर हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने बयान देकर कहा कि हम ऐसा करेंगे। वो क्या है? हिंदुस्तान में देश जो कपास का आयात, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कपास उत्पादक है, जो कपास का आयात करेगा बांग्लादेश में अमेरिका से, और फिर उसका कपड़ा बनाकर और वस्त्र बनाकर अमेरिका भेजेगा, उस पर 0% शुल्क लगेगा। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? हम पर। क्योंकि भारत सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, धागा उत्पादक है, वस्त्र उत्पादक है। सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी चाइना के साथ दुनिया में, अगर स्पिंडल्स आप समझते हैं, बुनाई की जो मशीनें हैं, धागा बनाने की, कपड़ा बनाने की, जो सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में है, चाइना के अलावा वो हिंदुस्तान के पास है। सबसे ज्यादा रोजगार भी अगर कोई पैदा करता है तो वो टेक्सटाइल उद्योग करता है। ये 3 बातें याद रखना जरूरी है इस देश के लिए।
कपास हम सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में सबसे अधिक है और हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं हिंदुस्तान की खपत के साथ साथ। अगर वो कपड़ा वहां से निर्यात करेंगे बांग्लादेश से 0% पर अमेरिका में, और हम करेंगे 18% पर, तो 18% वाले को नुकसान होगा या 0% वाले को होगा? 18% वाले को होगा। तो हम बांग्लादेश के वस्त्र और कपड़ा जो उत्पादक है उनके मुकाबले में अनकंपिटिटिव हो जाएंगे। और अगर अनकंपिटिटिव हो जाएंगे तो तिरुपुर तमिलनाडु का क्या होगा, सूरत गुजरात का क्या होगा, पानीपत हरियाणा का क्या होगा, लुधियाना पंजाब का क्या होगा, और देश की बुनाई वाले सब वस्त्र उद्योग का क्या होगा। और इतना ही नहीं, फिर 12 फरवरी 2026 को हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल विपक्ष के नेता के बारे में उल जलूल बातें करते हुए एक घोषणा कर डालते हैं कि भारत भी अमेरिका का कपास आयात करेगा 0 ड्यूटी पर, और जब वो कपड़ा बनाकर भेजेगा तो उसको भी वही फायदा मिलेगा जो बांग्लादेश को मिलता है। मतलब कि भारत भी अब अमेरिका से कपास का आयात करेगा। ढोल की पोल खुल गई। चोर दरवाजे से इस समझौते में यह लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत 0 ड्यूटी पर अमेरिकी कपास का आयात करेगा, जबकि हम तो कपास के निर्यातक हैं, तो हम भी वहां से मंगवाएंगे कपास। तो हमारे किसान का क्या होगा? दूसरा, एक और तीसरा इसका पहलू है, इसको बोलते हैं डबल वैमी अंग्रेजी में। बांग्लादेश भारत की कपास का सबसे बड़ा आयातक है। बांग्लादेश अगर 100 किलो कपास इस्तेमाल करता है तो 50 किलो 52 किलो हिंदुस्तान की है। तो मैं जो कपास पैदा करूंगा मेरे खेत में, उसमें से आधी बांग्लादेश जाएगी। यह बांग्लादेश करता है। तो बांग्लादेश अगर मेरी कपास का आयात बंद कर देगा हिंदुस्तान से और अमेरिका से मंगाएगा तो किसान को मार पड़ेगी ना। और अब भारत भी अमेरिका से कपास मंगाएगा तो किसान को डबल मार पड़ेगी। यानी मेरी बांग्लादेश निर्यात होनी बंद हो गई, अमेरिका से आनी शुरू हो गई। तो मैं तो दो तरफ से मर गया, 2 पार्ट के बीच में पिस गया। और इसकी एंटीसिपेशन में, इस समझौते की एंटीसिपेशन में जो पीयूष गोयल नहीं बता रहे, उनके मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, भारत ने पूर्ण कपास होते हुए भी अमेरिका से कपास मंगवानी इसी साल चालू कर दी थी। 24-25 में भारत ने अमेरिका से 3,428 करोड़ कपास का आयात कर लिया है पहले ही। तो अगर ये 3400 या 3500 करोड़ से 20,000 करोड़ हो गई तो कपास का क्या होगा? इस साल कपास का एमएसपी था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सब मंडियों में स्वयं गया था, 6100 रुपया क्विंटल। कपास बिकी 5,4500 रुपया क्विंटल पे। किसान को नुकसान हुआ 1,000 से 1,500 रुपया क्विंटल। ये यहां से लेकर विदर्भ तक की कहानी है। जब ये और गिर जाएगी तो फिर हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, सवाल ये है। और कपास कहां पैदा होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लगभग पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या होगा कपास पैदा करने वाले किसान का? हम बांग्लादेश को 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कपास और धागा निर्यात करते हैं। आज इस साल किया हमने 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 25,000 करोड़ रुपया। जब वो अमेरिका से मंगाएंगे तो हमारा क्या होगा? फिर हमारा तो खत्म हो जाएगा। आप समझौता कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने सोचा? एक आखिरी पहलू इसी में उन्होंने लिखा है। इसके पहले बिंदु में ये सब लिखकर एक वकील साहिबान कहते हैं, जब उन्हें सब कुछ ऐड करना हो तो वो ये क्लॉज ऐड कर देते हैं
लिख दिया कि भारत से सारे खाद्य कृषि उत्पाद मंगाएंगे, ये नाम लिख के लिख दिया, एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, यानी अतिरिक्त उत्पाद। भैया ये है क्या अतिरिक्त उत्पाद? गेहूं है, चावल है, दाल है जो आपने लिखकर फिर कटवा दी, और कौन सी फसल मंगवाओगे अमेरिका से? आप अमेरिका से लिखित समझौता है आपका, आपने लिखा है कि हम अमेरिका से खाद्य और कृषि के अतिरिक्त उत्पाद भी मंगवाएंगे। वो कौन से हैं? और अगर आप इस देश में सेब पैदा करते हैं, संतरा पैदा करते हैं, नाशपाती पैदा करते हैं, चेरीज पैदा करते हैं, स्ट्रॉबेरी पैदा करते हैं, तो आप भूल जाइए, क्योंकि वो सब अमेरिका से आएंगी, ये इस समझौते में उन्होंने लिख दिया है। तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व के प्रांतों को अब सोचने की जरूरत नहीं, वो खेती बंद कर दें, क्योंकि वो सब अमेरिका से आएगा। तो हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा बच गया भैया, वो बता दीजिए। दोस्तों, इसी का एक समझौते का दूसरा हिस्सा भी है। ये तो था स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और स्पेसिफिक स्टेट्स को लेकर इसका इंपैक्ट। अमेरिका से अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स, कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति क्या भारत देने वाला है? क्योंकि भारत में वर्षों से आप बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन और बीटी कॉटन, दो छोड़ दीजिए, तो हम जीएम क्रॉप्स को अनुमति नहीं देते, क्योंकि उस पर अगर भारत में प्रोसेस्ड मक्का आएगा, जो मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने यहां लिखा है, अगर भारत में सोरगम यानी ज्वार आएगा, अगर भारत में सोयाबीन आएगा, अगर भारत में सब तरह के फल आएंगे, अगर भारत में अतिरिक्त उत्पाद भी आएंगे, तो फिर मेरी प्रोडक्ट्स की जैविक विविधता और बीज की शुद्धता कैसे बच पाएगी? तो क्या पिछले दरवाजे से इस व्यापार समझौते में हिंदुस्तान में अब जीएम क्रॉप्स खोल दिए गए हैं? क्योंकि साफ शब्दों से तो यही प्रतीत होता है। तीसरा हिस्सा, व्यापार समझौते में नॉन ट्रेड बैरियर्स को हटा देंगे। यह इसकी क्लॉज 5 की आखिरी 3 लाइन में यहां लिखा है, ये लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न, इंडिया ऑल्सो अग्रीज टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन टेरिफ बैरियर्स टू द ट्रेड इन यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो खाद्य उत्पाद और कृषि दोनों के नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर हटाएंगे। ये है क्या? यह है सब्सिडी और जीएम क्रॉप्स के आयात पर प्रतिबंध। तो किसान की सब्सिडी को भी हटाएंगे और जीएम क्रॉप्स की मैं चर्चा कर चुका। अंतर क्या है दोनों देशों में वो जान लीजिए, मैं एक एक लाइन में सिर्फ बता रहा हूं। अमेरिका अपने किसान को 2025 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, अमेरिकी डॉलर 16 बिलियन यानी 1,45,000 करोड़ की सालाना सब्सिडी देता है। हमारे यहां 72 करोड़ किसान हैं, उनके यहां 10% से कम है। यह भी आंकड़ा देख लीजिए जनसंख्या का। तो वो 1,45,000 करोड़ या 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर सब्सिडी देते हैं। हिंदुस्तान प्रति एकड़ या हेक्टेयर नहीं, प्रति किसान परिवार 6,000 रुपए देता है, और फिर डीजल की कीमत बढ़ाकर, खाद बीज कीटनाशक दवाई की कीमत बढ़ाकर 25,000 रुपया वापस ले लेता है। इसके बावजूद भी मोदी जी ने समझौता किया है कि हम किसान की सब्सिडी कम करेंगे। दैट इज नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर, अंग्रेजी में उसे यही बोला जाता है। मेरे जैसे गांव के किसान को यही बात असली में जब ट्रांसलेट करो तो ये उसका मतलब होता है। तो सब्सिडी भी हटाएंगे, बाहर से दूसरी जैविक विविधता को नष्ट करने वाली जीएम क्रॉप्स भी आएंगी। ये एक हिस्सा है इस ट्रेड का।
इस ट्रेड एग्रीमेंट का। एक हिस्सा में और एक लाइन और मैं अपनी बात फिर आपके सवाल लूंगा। दूसरा हिस्सा है भारत की ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़। 6 फरवरी के व्यापार समझौते के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 6 फरवरी को यह ऑर्डर जारी किया गया। इस ऑर्डर में यह लिखा, इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हाइट हाउस से इशू होता है, कि भारत ने अब वादा किया है सशर्त कि वो रूस का तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल, और अगर भारत ने खरीदा तो अमेरिका भारत पर निगरानी रखेगा, और उस निगरानी में अगर यह लगा भारत ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी ये प्रत्यक्ष है आप परोक्ष, दाएं या बाएं से भी अगर रूस से कच्चा तेल खरीद लिया तो वो सारी टैरिफ और पेनल्टी दोबारा लगा देगा। 14 फरवरी 2026 को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहा कि यह वादा है और यह सशर्त है, यानी शर्त यह है कि यह सारा समझौता तब करेंगे जब आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदोगे। यह शर्त है, भारत बंद करेगा। पहले ही मई 2024 में अमेरिका ईरान से भारत तेल नहीं खरीदेगा, यह पाबंदी लगा चुका है। ईरान से हम रुपयों के आधार पर तेल खरीदते थे, डॉलर में हमारा तेल व्यापार नहीं था, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हमारा पैसा बचता था उसमें। तो अब क्या नतीजा है, हम देश 40% तेल हम रूस से खरीदते हैं, कच्चा तेल 11% ईरान से खरीदते हैं। ईरान से मई 2024 में बंद कर दिया, अमेरिका ने कहा खरीद नहीं सकते, मोदी जी ने कहा हां जी नहीं खरीदेंगे। अब समझौता कर लिया, शर्त लगा दी कि ये रूस से भी नहीं खरीदोगे, तो उन्होंने कहा हां जी नहीं खरीदेंगे। तो 52% तेल की जो जरूरत है हिंदुस्तान की, अब नहीं खरीदेंगे हम। ये हमने समझौता किया है। 52% हिंदुस्तान के तेल की रिक्वायरमेंट हम नहीं खरीदेंगे। इसका एक पहलू और है, रूस से हमें सस्ता और ईरान से सस्ता कच्चा तेल मिलता था। एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप शायद चौंक जाएं सुनकर। फरवरी 2022 से जनवरी 2026 यानी 15,24,000 करोड़ का, और इसमें हमें बचत कितनी हुई? भाई मैं किसी ग्राहक उसी दुकान पर जाऊंगा जहां मुझे सस्ती चीज मिलेगी, तो मुझे बचत भी हुई, उस बचत का आंकड़ा भी उपलब्ध है। हमें बचत हुई 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की, यानी 1,81,000 करोड़ की हिंदुस्तान को बचत हुई सस्ता तेल रूस से खरीदने से। अब शर्त क्या है, ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदोगे, 11% जो आपकी रिक्वायरमेंट का, रूस से नहीं खरीदोगे जो 40% है। उनसे मिला के लगभग हम 2.5 लाख करोड़ बचाते थे, वो नहीं तुम बचत करोगे। अब किससे खरीदोगे? अमेरिका से खरीदोगे, और वेनेजुएला जिस पे अमेरिका ने अभी सरकार का तख्ता पलट किया, वहां से खरीदोगे। कोई बात नहीं, हम वहां से खरीद लेंगे। रेट उनकी मर्जी का होगा, सस्ता रेट नहीं होगा। या तो मैच कर दें, कम से कम मैच ही करवा लीजिए कि हम जिस रेट पे रूस से खरीद रहे हैं और ईरान से भैया आप बेच दो, हम तो आपसे ले लेंगे, हमें तो लेना ही है, इंपोर्ट तो करना ही है। पर वो भी नहीं करेंगे। तो मेरा यह बात सीधा सीधा सवाल है, क्या यह भारत की आत्मनिर्भरता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और एक छोटा सा तीसरा पहलू है, वो शायद अभी तक आपके संज्ञान में नहीं आया। व्यापार समझौते में अमेरिका से 5 साल में $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ का सामान खरीदने की पाबंदी, जरूरियात, क्या यह राष्ट्रहित हो सकता है? देखिए आज के दिन हमारा उनसे क्या व्यापार है अमेरिका से?
2024 का आंकड़ा सामने है। 24 में हमने अमेरिका को 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया और उनसे हमने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है 38 बिलियन डॉलर का उनसे। ठीक है सर। 13 फरवरी 2025 को मोदी जी अमेरिका गए। वहां जब वो गए तो उन्होंने एक साझा बयान जारी किया। ये है, वो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी लगा है, हम भी भेज देंगे, मेरी कुलीग भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो। उसमें उन्होंने क्या लिखा था और आज क्या कर दिया। 13 फरवरी 2026 से 25 से 6 फरवरी 2026 यानी एक साल में क्या हुआ, उसकी क्लॉज 7 जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी जी ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा, दोनों देश परस्पर व्यापार 500 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। परस्पर तो यह होता है मैं इनका फोन ले लूं, ये मेरा फोन ले ले, तो ही तो परस्पर व्यापार हुआ। परस्पर व्यापार के तो यही मायने होते हैं। पर अब क्या है, 6 फरवरी को कहा, इसे दरकिनार कर दिया। मोदी जी के खुद के समझौते को उन्होंने, वो अपनी भी नहीं मानते कई बार। जब देश हित को दरकिनार करने की बात आए तो वो खुद की बात भी नहीं मानते। अब ये कहा कि भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 9 लाख करोड़ हर साल, 9 5 45 लाख करोड़ का अमेरिकी सामान खरीदेगा। जब दो देशों के समझौते होते हैं तो वो परस्पर सम्मान और लोकहित पर होते हैं, जबरदस्ती पर नहीं होते कि भैया ये लेना ही है तुझे वरना देख लूंगा मैं तुझे, ऐसा नहीं है। पर यह समझौता तो ऐसा ही है कि आपको 500 बिलियन डॉलर खरीदना ही है और वो भी 5 ही साल में खरीदना है। यानी 9 लाख करोड़ का कोई सामान खरीद के लाओ, लाना ही पड़ेगा इस दुकान से। मैंने तो ऐसा कस्टमर और ऐसा दुकानदार देखा नहीं कोई। आपने देखा हो तो जरूर बताइएगा, जो कहे नहीं भैया हर साल 9 लाख करोड़ का तुझे लेना है और बदले में तुम अपना कृषि बाजार भी खोल देंगे। सवाल यह है कि यह व्यापार समझौता बराबरी के आधार पर है या जबरदस्ती के आधार पर है। तो देश जवाब मांगता है। प्रधानमंत्री जी को हम केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यही कहेंगे। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। आपने कहा कि ये समझौता बराबरी का है या जबरदस्ती का है, जबरदस्ती क्यों हो सकती है, क्या रीजन है आपके पास? इसका जवाब राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर और बाहर दिया है, फिर भी हमें प्रधानमंत्री जी के जवाब का इंतजार है। सर, देखिए, बराबरी, परस्पर सम्मान और लोकहित में किया गया कोई व्यापार समझौता वो सही है, करें, क्यों नहीं। हमें अपने देश का व्यापार बढ़ाना है ना, हमें अपना सामान भी दूसरे देशों को बेचना है, हमें अपने देश की तरक्की करनी है। कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मैं आपका सिर्फ एक लाइन में संज्ञान, चाहे वो आज कम प्रासंगिक है, इतिहास की ओर ले जाऊंगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तो उन्होंने क्या किया था, आर्थिक गुलामी, वहां से शुरुआत हुई थी। पहले आर्थिक गुलामी आई, फिर राजनीतिक गुलामी आई। सम्मान, परस्पर बराबरी पर, और दोनों देशों का लोकहित हो। हम ये नहीं कह रहे उनका ही नुकसान हो जाए, हमारा ही अकेले का फायदा हो, कोई करेगा नहीं। फिर हमारे देश के 72 करोड़ लोगों को की रोजी रोटी पर लात मारकर आप समझौते कैसे कर सकते हैं? और क्या आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं? राष्ट्रहित सर्वोपरि। मैं याद दिलाना चाहता हूं सरकार को, राष्ट्र का हित सबसे बड़ा है व्यक्तियों, दलों और सरकारों से। और अगर राष्ट्रहित के लिए सब कुछ न्योछावर करना पड़े तो वो कम है। पर क्या सरकार इसकी, बीजेपी की सरकार इसकी अनुपालना करेगी? सर,
So this side. So the Congress has been raising this issue consistently. Mr. Rahul Gandhi recently met farmer trade union leaders also. So is there are there any plans afoot to launch a nationwide movement against this deal and the treatment meted out to the farmers? There is great consternation, resentment, upheaval, not only among the farming community, but also among traders, shopkeepers, among small businessmen, small industrialists. I am 100% certain that Congress party will deliberate. Congress President and leader of opposition, Shri Rahul Gandhi, will deliberate. And whatever is the future plan of action will be communicated by our General Secretary organization after deliberation. रणदीप जी, अभी आपने क्रूड ऑयल में एस्टिमेटेड लॉस बताया, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि क्रॉप्स में कितना एस्टिमेटेड लॉस भारत के किसानों को होगा? अलग अलग मक्का, ज्वार, बाकी चाहे कॉटन में कितना नुकसान भारत के 72 करोड़ किसानों को होगा अगर ये ट्रेड डील इसी रूप में रहा तो? आदरणीय मित्र, मैंने लॉस नहीं बताया, मैंने ये बताया कि जब आप रूस से तेल खरीदते थे तो 4 वर्ष में आपकी कितनी बचत थी। अब लॉस कितना होगा वो तो अमेरिका किस रेट पे आपको तेल बेचेगा उसके ऊपर निर्धारित होगा। तो मुझे अभी वो मालूम नहीं है, शायद देश को भी मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता, ये भी ट्रंप साहब ट्वीट करके बताएंगे या हम उनसे बात करेंगे इस बारे में, तो वो तो भविष्य में के गर्भ में है। जहां तक सवाल है किसान के नुकसान का, उसका आकलन हो सकता है, आप सही हैं, पर उसका आकलन तब होगा जब हमें यह मालूम चलेगा आप क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में आयात कर रहे हैं। और सवाल रुपयों में नुकसान का नहीं है। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, सवाल रोजी रोटी खत्म होने का है। अगर आप विदेशी कपास मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी ज्वार मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी मक्का मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी अखरोट, बादाम और पिस्ता मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी सेब और नाशपाती और संतरा मंगवाएंगे, तो भारत के उत्पादक किसान की रोटी का क्या होगा? उसको तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। रणदीप जी, कल प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में ट्रेड डील को जस्टिफाई किया और उसको देश हित में बताया, और रादर यूपीए गवर्नमेंट के डील निगोशिएट करने की जो पॉलिसी थी और फेलियर था उसकी बात की। तो क्या प्राइम मिनिस्टर के क्लैरिफिकेशन से आप संतुष्ट नहीं हैं कि उन्होंने पूरी तरह से सही जवाब नहीं दिया? जी, इसीलिए इन तथ्यों को सार्वजनिक पटल पर रखने की आवश्यकता पड़ी। बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व कितने दिन कांग्रेस को गाली देकर या हमें भला बुरा कहकर अपनी रोटियां सेकता रहेगा? आप 11 साल, अब 12 हो जाएंगे, से सत्ता में हैं। समझौता आप करें, जिम्मेवार पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएं। ये कितने दिन चलने वाला है? देश हित आप बेच डालें, गिरवी रख डालें, जिम्मेवार इंदिरा जी और राजीव जी की हो जाए। राष्ट्रहित की बलि आप दे दें, किसान को बलि वेदी पर आप चढ़ा दें, छोटे छोटे उद्योगपति और दुकानदार को आप मार डालें और जिम्मेवार राहुल गांधी हो जाए। कितने दिन चलेगा? प्रधानमंत्री जी को इन तथ्यों सहित सार्थक प्रश्नों का देश को जवाब देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये देश हित की बात है। सर, क्योंकि आप ट्रेड डील पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो ये ट्रेड डील पे फार्मर्स और व्यापारियों की आप लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर चाहें तो खुले मंच पे आके चर्चा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी को कि वो आके चर्चा कर सकते। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी? क्या आप कोई ओपन डिबेट के लिए जाएंगे? देखिए, राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है।
तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बिठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। सर, आपने 2-3 क्रॉप की चर्चा की, जिसमें ज्वार, मक्का और सोयाबीन की बात आपने कही। अमित शाह ने कहा इन ड्यूरिंग यूपीए सरकार जो सपोर्ट प्राइस पे परचेज की गई थी, उससे 15 गुना ज्यादा मोदी सरकार ने 10 साल में सपोर्ट प्राइस पे परचेज किया है। आदरणीय मित्र, मैं कई बार सदन के पटल पर यह बात रख चुका, मैं फिर दोहराता हूं। ये कहते हैं कि वो 26 फसलों का एमएसपी घोषित करते हैं, वो घोषित करते हैं, देते नहीं। जो 2024-25 की फसल खरीद का आंकड़ा कृषि विभाग की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, वो दिखाएगा कि देश में कुल उत्पादन का धान लगभग 24%, गेहूं लगभग 40%, 2% कम ज्यादा होता रहता है। उसके अलावा कोई फसल 1% से ज्यादा एमएसपी पर सरकार नहीं खरीदती। कुल उत्पादन का 1% से ज्यादा कभी उन्होंने कोई फसल खरीदी हो तो आप एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ले आइए, मैं उनके मंत्रालय के आंकड़े कई बार यहीं से जारी कर चुका हूं, फिर दे दूंगा। रणदीप जी, पिछले 2-3 साल पहले आपको पता है कि जैसे कि काला कानून आया था और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे नेता थे और जो यूनियन मिनिस्टर थे वो लोगों के पास जा रहे थे और समझा रहे थे कि ये सबसे अच्छा है, लेकिन बाद में मोदी जी को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन अभी भी जब यूएस ट्रेड डील आया है, हमारा वहाँ उड़ीसा में जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है वो लोगों के पास जा रहे हैं और समझा रहे हैं ये यूएस ट्रेड डील बहुत अच्छा है। और इसके आगे कांग्रेस जब स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बना रही है, तो आपको क्या लग रहा है जो किसान लोग हैं, जो जागरूक होना, जो जिसको रिएक्शन रखना चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आ रहे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? आदरणीय मित्र, किसान और खेत मजदूर जो हल की मूठ पकड़कर पेट और पीठ से इस देश का पेट पालता है एक करके, वो जागृत है। केवल दिल्ली की सरकारें उसको कभी कभी हमें अनपढ़ बोल देती हैं, कभी जाहिल बोल देते हैं, कभी ये भी कह देते हैं प्रधानमंत्री मेरे लिए मरे क्या जब 700 किसान मरते हैं तो। पर किसान और खेत मजदूर को जिस दिन आप कम आंकेंगे, वो दिल्ली की सरकार की सत्ता की चूलें उखाड़कर फेंक देता है। इसलिए उसे कम आंकना बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं है। Sir, I have two questions. One is that you are seeking reply on the part of the government of India. Various statements have been given, either it's about S. Jaishankar or Piyush Goyal. Even S. Jaishankar has also made it clear that India is in a position to take independent decisions despite of the fact if anything is not going to like it. So are you not satisfied with the way in which these statements are coming in on their part? Second question, sir. Can I answer one? Because आप हरियाणा के व्यक्ति से 2 सवाल इकट्ठे पूछेंगे तो वो भूल जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया, एक ही पूछते हैं, फिर दूसरा पूछ लीजिए उसके बाद। I have sadly a foreign minister when asked about US-India trade deal said this belongs to another department. When my foreign minister has no idea, comprehension, understanding, depth, knowledge of the US-India trade deal, then how do I expect me to be satisfied with his answer? Making a generic statement when asked specifically, it is the same Mr. Jaishankar who said, it doesn't belong to my department, please ask another minister. Second question. Sir, it's about another issue. Sir, your leader, Mr. Manishankar Iyer, has given a statement. Let me finish Sir, he has my press targeted conference, this Congress. subject, and then I will take. Randeep ji, I have a question here at the Yes. back, Aditi. See, this concern has been raised by you and your party for many days, and for many days statements have come, written statements by the Commerce Secretary as well as the Commerce Minister. I am reading verbatim from the statement. What they've said is, our opening has been carefully calibrated. All sensitive items which include GM foods, which you mentioned, plus also soya meal, maize and makka, have been given no duty concession. And the third thing they've said is, this is a statement from the Commerce Ministry, millets like jowar, bajra, ragi, kodo, amaranth have not been given any duty concession.
The sensitive sectors where India is self-sufficient have been closed, have remained closed, and they are basically arguing that only sectors in the agricultural segment where we are already importing, for instance cotton, they are saying normal cotton has not been opened, only extra long staple cotton has been opened, and that they are saying the production in the country is low. So they are making a nuanced distinction. Will you take that on board? Because you have mentioned certain segments which the Commerce Ministry is saying are closed. BJP government and its Commerce Minister is suffering from selective amnesia and is misleading out of political dishonesty in order to dupe and deceive public at large and farmers in particular. You raised three facets, and let me just point out one by one. The agreement is in front of us, which is the written word. They are saying they have not permitted import of jowar. And the agreement says India will eliminate tariffs on red sorghum, lal jowar. Is the minister lying, or is the agreement a fake one or a false one? Number two, they speak about not permitting genetically modified crops into India. I will be, and the Congress party will be happiest at that. But when you are permitting American sorghum, jowar to come in, when you are permitting American makka, maize to come in through DDG, will they not be carrying, all of it is, or is America certifying that whatever they will send is non-GM, because everything is GM in America. All American maize, all American jowar is GM, genetically modified. Once it comes in, how will it not be an import? I am going to import this phone into India, but I will not import the phone into India, you are saying. Presume it is not imported. How? Phone already has something inside it. Maize already is genetically modified, jowar is already genetically modified, apple, pear is already genetically modified. If it is already genetically modified, will it not corrupt my seed lineage as also my diversity of my original seeds? That's my simple question, to which minister has no answer. रणदीप जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है स्टेट डील को कहा कि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार का समर्पण है, और जिस तरह से आपने नॉन ट्रेड बैरियर की बात कही, उन लोगों ने भी कहा कि हमारी खरीद प्रणाली, एमएसपी और बोनस नीतियों पर आगे अमेरिका दबाव बनाएगा। जी, मैं किसान मोर्चा की इस बात से संपूर्णतः सहमत हूं। अच्छा, सुरजेवाला जी, इधर मैं पूनम अमर उजाला से मैं ये पूछना चाहती हूँ, देश में करीब 94,000 के करीब हमारे अपने बीज हैं, तो जब ये जीएम फसलों को लाने की बात कर रहे हैं तो उन बीजों का भी रास्ता खुल रहा है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप खुद भी किसान हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस कुछ प्रयास करेगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इस चिंता के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, और लगभग जो बहुत सारे जो हमारे बीज वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा में मैं ये कह सकता हूं कि 2 लाख के करीब बीज प्रजातियां भारत के मूल की हैं। 94,000 के संरक्षित है, पर 2 लाख से अधिक हैं वो। उन सब पर खतरा मंडरा रहा है। हमारी जब एक निर्धारित नीति है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स परमिट नहीं करेंगे, तो क्या आप चोर दरवाजे से या पिछले दरवाजे से इस समझौते की आड़ में अमेरिकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मंगवाने वाले हैं? और अगर ऐसा होगा तो ब्राजील की को कौन रोकेगा या दूसरे मुल्कों का कौन रोकेगा? क्योंकि हम तो किसी देश, दुनिया के देश से जीएम क्रॉप्स नहीं आने देते। द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू आंसर।
सर 2022 सर रणदीप सर आई कांट सी इधर उधर सर 2029 या उसके पहले अगर आप लोगों को मौका मिलता है सरकार में आने का, क्या आप लोग रिव्यू करेंगे ये जो ट्रेड एग्रीमेंट की रूपरेखा सामने आई है, या आगे उसके फाइन प्रिंट्स आएंगे? तो क्या ये रिव्यू किया जाएगा और रिवोक किया जाएगा? राष्ट्रहित सर्वोपरि, जो देश हित के खिलाफ होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसे कभी परमिट नहीं करेगी, उसकी कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। रणदीप सर एक सेकंड, वो दोस्त वहां बैठे हैं, इसी मुद्दे पर सवाल है। रणदीप सर, प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूपीए शासनकाल में जब कोई बातचीत शुरू होती थी इस तरह की, वो बीच में टूट जाती थी और कोई खास नतीजा पे नहीं पहुंचा जाता था। एक तो उन्होंने ये कहा है, आपकी पिछली सरकार पे आरोप लगाया है इससे संदर्भ में। दूसरा हमारा सवाल यह है कि सोयाबीन तेल के लिए छूट और सोयाबीन का प्रोडक्शन, दोनों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो मार्केट स्ट्रेटजी है, उन दोनों का मिलान सही है जो आपने किया है? देखिए, क्या हिंदुस्तान तिलहन और दलहन में संपूर्ण स्वायत्तता चाहता है? जवाब आपको वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और पार्टी हो, कोई कृषि विशेषज्ञ हो, हाँ में देगा। क्या हमने, राजीव गांधी जी ने नेशनल पल्सेस मिशन की शुरुआत की थी और उसके बाद मौजूदा सरकार ने भी उसे जारी रखा है, अलग अलग शक्ल हो सकती है और वो सही है, वो सरकार किसी की भी हो, हमें दलहन और तिलहन में संपूर्ण स्वावलंबिता चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वी वांट, वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट। जब आपका सोयाबीन प्रोडक्शन 153 लाख टन 24-25 में पहुंच गया, इस साल 165-70 मेरा अनुमान है कि पहुंच जाएगा, 60-65 तक तो 160-65 तक तो पहुंच जाएगा। ऐसे में वो ज्वार हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, सेब हो, बादाम हो, अखरोट हो, पिस्ता हो, नाशपाती हो, संतरा हो, कपास हो या कोई और फसल हो, आपके किसान पर आयात का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका आंकलन किसी भी समझौते से पहले जरूरी है। क्या ये बात गलत हो सकती है? कोई भी आपको इसका जवाब हाँ में देगा, हाँ आंकलन करना चाहिए। क्या कोई आंकलन हुआ? जवाब नहीं में। तो इन तीन सवालों के स्वयंभू जवाब में आपका जवाब छिपा है। ऐसा दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार में हल्का मूठ पकड़कर खेती कोई करता नहीं, इसलिए वो किसान की तकलीफ को जानते नहीं। सर आपने बताया मनरेगा को अगर लें तो मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस ने एक प्लानिंग की थी किस तरह से ग्राउंड पे जाना है। इस पूरी इंडो यूएस डील और जो किसानों पर जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है उसको लेके कांग्रेस की क्या रणनीति है? अमूमन देखा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बाहर जमीन पर ये लागू नहीं हो पाता है। क्या एक कोई मास मोबिलाइजेशन का कार्यक्रम है या आयोजन है, वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि खाना पूर्ति प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही लिमिटेड रह जाता है। किस तरह से आगे का प्लान है? और एक और ऐसी में सर कि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जिन किसानों से राहुल गांधी संसद में मिले वो तो सब कांग्रेस के नेता हैं वगैरह वगैरह, तो आगे किसानों को कैसे आप लोग जोड़ेंगे इसमें? तो आज के बाद पहले दूसरा सवाल ले लें पहले, तो क्या किसान किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते? तो बीजेपी को ये ने स्वीकार लिया कि उनकी पार्टी में कोई किसान नहीं है, चलिए ये तो अच्छी बात है। बीजेपी ने ये तो मान लिया ना कि उनकी पार्टी में कोई किसान नहीं है। हमारी पार्टी में तो बहुत सारे मजदूर, किसान, दुकानदार, हर पेशे वाला व्यक्ति है। मैं तो ये कम से कम आज मन से ये स्वीकारता हूं। जहां तक सवाल है आपका थोड़ा रोष भी शायद स्वाभाविक है, क्योंकि आप स्वयं एक कृषि की पृष्ठभूमि से आती हैं पत्रकार के साथ साथ। कांग्रेस पार्टी, ये जो मामला है इसकी परतें हर रोज खुल रही हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एनर्जी सिक्योरिटी पे मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस ने एक परत खोल दी, एक परत बांग्लादेश के समझौते ने खोल दी, एक परत गलती से खुद पीयूष गोयल जी खोल गए।
तो इसका पूरा इंपैक्ट आपके सामने दिन प्रतिदिन आ रहा है। ये 6 फरवरी का समझौता है। आदरणीय मित्र, आज हम केवल 16 फरवरी पर हैं। हमसे आपकी उत्सुकता, जिज्ञासा, थोड़ा सा रोष और थोड़ी सी अपेक्षा जायज है भारत के एक नागरिक के तौर पर। और मैं आपको ये कह सकता हूं, किसान की जब जब, मजदूर की, गरीब की जब जब आवाज उठाने का प्रश्न आया, कांग्रेस ने हमेशा अपनी छाती पर लाठियां खाई है, उनके लिए संघर्ष किया, अब भी करेंगे। धन्यवाद। रणदीप जी सर, आप उन्हें गंभीरता से मत लिया। आज फरवरी का समझौता है। आदरणीय मित्र, आज या तो मैच कर दें, कम से कम मैच ही करवा लीजिए कि हम जिस रेट पे रूस से खरीद रहे हैं और ईरान से, भैया आप बेच दो, हम तो आपसे ले लेंगे, हमें तो लेना ही है, इंपोर्ट तो करना ही है। पर वो भी नहीं करेंगे। तो मेरा ये बात सीधा सीधा सवाल है, क्या ये भारत की आत्मनिर्भरता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और एक छोटा सा तीसरा पहलू है, वो शायद अभी तक आपके संज्ञान में नहीं आया।